नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते की पुष्टि पर मोहर लगा दी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि संघर्ष विराम समझौता आज शाम 5 बजे से लागू हो गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने भी समझौते की पुष्टि की। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों से बात की थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि दोनों देशों में शायद तनाव कम हो। अब 12 तारीख को दोपहर 12 बजे डीजीएमओ फिर बातचीत करेंगे। तो चलिए सीज फायर पर चर्चा शुरू करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। प्रभु जी, सीज फायर का ऐलान चौथे दिन हम लगातार जिस तरह से जवाब दे रहे थे, शायद डर गया पाकिस्तान। और ये सीज फायर के बाद जो विदेश सचिव ने कहा है कि हमने सीज फायर किया है, तैयारियां पूरी हैं, यदि फिर भी कोई हिमाकत करता है पाकिस्तान तो उसका जवाब दिया जाएगा। और एक और जानकारी जो दी गई है कि वो किस तरह से भ्रम फैला रहा था, झूठी खबरें दे रहा था, हमें कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल ब्रजेश जी, पाकिस्तान डर गया है। ये स्वाभाविक तौर पर उनके रक्षा मंत्री कल तक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में बैठ कर ये कह रहे थे कि वो तो जंग के लिए तैयार हैं और जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है। कल रात तक वो यही बात कर रहे थे कि जो है हमको जंग लड़नी ही पड़ेगी। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां से वापस लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और अब उसके बाद जो है उनके विदेश मंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अमेरिका का हस्तक्षेप होता है, उस बात को मान लेते हैं। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में ये जो बदलाव आया है कल रात से आज शाम तक, इस 12 घंटे से भी कम समय, लेकिन तो ये हृदय परिवर्तन हुआ कैसे, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो इसकी मुख्य वजह वो है कि बीती रात जो 3 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, 500-600 ड्रोन भेजे जा रहे थे। कल उसने एक बड़ी हिमाकत कर दी कि दिल्ली की तरफ निशाना साध कर उसने अपनी फतेह मिसाइल को लॉन्च कर दिया, जिसको कि सिरसा में मार गिराया गया, हरियाणा के सिरसा में। उसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, तो उसके बाद पाकिस्तान के 5 एयरबेस पर खासा नुकसान पहुंचा है। और बिल्कुल ये वैसे ही आपने भुज फिल्म देखी होगी ना कि एयरपोर्ट पे गड्ढे गड्ढे हो गए, एयरबेस पे, हवाई पट्टी पे, उस तरीके से नुकसान हुआ। जगह जगह वहाँ पर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर जो उनके बेस थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। जो उनके आतंकवादी अड्डे बचे हुए थे उस पर भी कल भारत ने कार्रवाई की। तो एक तरीके से कहें, भारत ने कल जिस तरीके की कार्रवाई की बीती रात में, उससे पाकिस्तान को अब समझ में आ गया कि वो कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ है, उसकी औकात कहाँ पे है। उसके बाद उनको ये कदम उठाना पड़ा। और आप ये देखिए, पाकिस्तान पर लड़ने के लिए भी पैसा नहीं, IMF से उनने पैसा उधार मांगा है और उसके बाद वो फिर भी लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की समझ में आ गया कि अब जो परिस्थितियां हैं, उसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति के अलावा और कुछ नहीं बचने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता भी उसके खिलाफ आ गई थी। वो भी नहीं चाह रही थी कि उनको खाने को तो आटा दाल नहीं मिल रहा है और वो लड़ाई के लिए तैयार है उनका देश। तो इस स्थिति में वहाँ पर वो पहुँचने के बाद अब उनको झुकना पड़ा है, तब जाकर ये पाकिस्तान का झुकाव हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है, वो रक्षा मंत्री जो अभी तक दावे कर रहे थे युद्ध के, वो कहाँ हैं? वो चुप है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके जो सेना के प्रमुख मौलाना मुनीर, आसिफ मुनीर, वो कहाँ हैं? वो क्या हरकतें कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कोई ना कोई हरकत करता रहा है, आदत है उसकी। अब सीज फायर हो गया है तो इसलिए हम उनको चेतावनी दी है कि अब यदि उनने कोई हरकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके पहले भारत ने कह दिया था कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसको भी एक्ट ऑफ वार, मतलब युद्ध माना जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये जो चल रहा था अभी तक, ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भारत में आए, पहलगाम में उन्हें लोगों के धर्म पूछकर उनको गोली मारी, महिलाओं बच्चों के सामने गोली मारी गई। जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की थी, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं होती है। ये तो सीरिया में भी इस तरीके का कत्लेआम नहीं होता है कि आप इस तरीके का परिवार के सामने करें। वहाँ पे भी कत्लेआम होता है तो खुले मैदान में, रेगिस्तान में ले जाकर वहाँ पर गोली मारते हैं। ये तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रायोजित आतंकवाद था, ये दुनिया का सबसे क्रूरतम चेहरा था जो पहलगाम में नजर आया। स्वाभाविक तौर पर देश में उबाल आना स्वाभाविक था। इससे सरकार को उसका जवाब देना भी जरूरी था, क्योंकि इस तरीके की अगली बार और कोई बड़ी हरकत कर सकते हैं। इसलिए उन कैंपों पर हमला, आक्रमण किया गया, उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। आप देखिए इस चीज को ब्रजेश जी,
कंधार विमान हाईजैक जो हुआ था उसके 26 साल बाद उसके मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। 26 साल तक पाकिस्तान उसको पाल पोस रहा था, बड़ा कर रहा था और आतंकी नई पौध उसके जरिए तैयार करा रहा था। मुंबई में जो बम धमाका हुआ था, जो मुंबई घटना हुई थी 26/11 की, 17 साल बाद उसके मास्टरमाइंड को मार के गिराया गया। तो अब ऐसे 5 दुर्दांत आतंकवादी जो पाकिस्तान पाल पोस रहा था, जिनको बड़ा कर रहा था, जिनके जरिए नए आतंकवादियों की फसल तैयार कर रहा था, उनको दिखा दिखा कर उनको आइकॉन बना रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उनको न्यूट्रलाइज किया गया, ख़त्म किया गया। लेकिन हाफिज सईद बचा है पाकिस्तान में, मसूद अजहर बचा है पाकिस्तान में, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में है। तो स्वाभाविक तौर पर वो पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। या सीज फायर के लिए वो तैयार है, तो हम तो लंबे समय से इनकी मांग कर रहे हैं, इनको भारत को उसको सौंप देना चाहिए था पहली फुर्सत में, लेकिन पाकिस्तान अभी भी उनको बचा कर रखा हुआ है। अब तक हमारी जो कार्रवाई हो रही थी कि वो कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं, बस उसके जो हमलों को नेस्ताबूद कर रहे हैं, वहीं बीच में ही हवा में गिरा रहे हैं। लेकिन जो आपने भी कहा, कल जो कार्रवाई की तो शायद वो डर गया, अब उसे लगा कि अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, भारत शांति प्रिय देश है। हमने, हमारे देश का इतिहास रहा है, हमने आज तक अपनी तरफ से कोई लड़ाई नहीं शुरू नहीं की। आप कारगिल में आकर हमारी सीमा में कब्जा करके बैठ गए, तो उसके बाद भी हमने जो है, उसके बाद हमने आपको हटाने की कार्रवाई की। जो लद्दाख में जब चीनी सैनिक आ जाते हैं तो भी हमारे सैनिक शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि हम एक संधि कर रखी है हमने कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हाथों से लड़ते हैं, आप धक्के देते हैं, एक दूसरे को तमाचा भी नहीं मारते हैं। उस तरीके की स्थिति में भी हम अपनी ज़मीन को बचाने की कोशिश करते हैं। और यही यदि हम चीन पर आक्रमण की 1 इंच ज़मीन ले लें तो चीन क्या करेगा, आप अंदाज़ा लगाइए। हम पाकिस्तान हमारा कश्मीर हड़प के बैठा हुआ है, हम उससे कह रहे हैं कश्मीर दे दो, हम वहाँ पर हथियार नहीं उठाते अपनी तरफ से। यदि पाकिस्तान का एक गाँव भी हमारे पास होता तो पाकिस्तान क्या करता, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। भारत शांति प्रिय देश है, हम लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन आप यदि हमारे घर में आकर लड़ाई करना चाहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से, तो फिर जवाब देना हमारा फर्ज है। अभी तक हम शांति से उनको धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। तीसरे दिन हमने उनको बता दिया कि भाई अभी तो आप फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई हमारे पास एक ये वाला भी बम है, लक्ष्मी बम है अभी। इसके बाद तो हमारे पास एटम बम भी है और तरह तरह के बम है। हम परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिवाली के एटम बम की बात कर रहा हूँ। रस्ती बम जिसको कहते हैं, सुतली बम, वो भी हमारे पास बहुत सारे हथियार है। और आप ये देखिए कि हमने जो है उनका एयर डिफेंस सिस्टम पहले दिन ही ध्वस्त कर दिया, लाहौर का और कराची का। वो हमारी तरफ कुछ नहीं कर पाए, वो केवल अफवाहें फैलाने के सिवा कोई काम नहीं करते रहे। वो हमारे मंदिरों पर, गुरुद्वारे पर गोली चला रहे हैं, वहाँ पर मोर्टार दाग रहे हैं, घरों में दाग रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भारत मस्जिदों पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन मस्जिद कहाँ बनाई है आपने, जिसको मस्जिद के नाम पर आप तो आतंकवाद का अड्डा चला रहे थे और नाम भी दे रहे थे। नाम भी हमारे साथ अबीर चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीज फायर का ऐलान हो गया है, अब आगे क्या, हमारे दर्शकों को बताइए। सीज फायर का ऐलान कर दिया है सरकार ने, दोनों देश राजी हो गए हैं। अब वेट एंड वॉच कि पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा। 12 तारीख को हमारी बातचीत क्या होगी? ये 12 तारीख को जो बातचीत होने वाली है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके लिए हमारे जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, ये दोनों जरूर ऑलरेडी उसका ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया होगा। पहले से इनके दिमाग में रहा होगा, और ये ब्लूप्रिंट तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंड करेगा। और इसको भी ये स्टेज वाइज वेट एंड वॉच के हिसाब से ही चलाएंगे। फर्स्ट स्टेज में मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, परसों का दिन लिया गया है, आज 10 है, कल 11, परसों 12, और 12 दोपहर की बात है। सीज फायर वायलेशन नाम की एक चीज है जो पाकिस्तान अक्सर करता रहता है, हर कुछ एक महीने में ये करता है। कुछ एक तो अखबारों में आते हैं, आजकल आप लोग न्यूज चैनल्स वाले काफी एक्टिव हो गए हो, आपकी रीच बहुत बढ़ गई है, तो सारी रिपोर्टें वो सेना में कई बार उल्लंघन करता है, फिर सीज फायर कर लेता है। और ये हमेशा से चलता रहा है। मतलब 90s में भी जब ये एलसी के ऊपर में बहुत एक्टिविटी में हम रहा करते थे, तब भी हम देखते थे, चलता था। उन दिनों में इतने न्यूज चैनल्स नहीं थे, तो हमको तो खुद लोकली पता लगता था कि इतनी फायरिंग हो गई, आर्टिलरी भी थोड़ा बहुत चल गया, लेकिन मेन इंडिया को उसके बारे में भी पता कम ही लगता। वो फॉरवर्ड कमांडर के लेवल के ऊपर भी मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट आउट हो जाता था। बट अभी ये स्ट्रेट वे
फोकस में आ जाता मतलब उसने बचाव का रास्ता निकाल लिया। जब भी वो फंसता है, जब वो लगता है मुसीबत आ गई, वो सीज फायर चिल्लाने लगता है, सीज फायर कर देता है। एग्जैक्टली इस किस्म की कोशिश वो हमेशा करता रहा है। और उसके बाद वो भागता है। पहले तो इस बार एक्चुअली जो और रैपिडली इसलिए हो गया कि पहले इसके बड़े भाई लोग थे, ये लोग जैसे अमेरिका ने भी कई दफा इनको बड़े भाई का काम किया है, इनका इस दफा भी किया, वैसे ऐसी बात नहीं, तो करते रहे। पर उस समय बड़े भाई इसको प्रेशर देते थे और इंडिया को थोड़ा दबा के रखने की कोशिश कर रहे थे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है पिछले कई सालों में काफी बदली हो गया, और इसके कारण इनको पता है कि न तो नए इक्वेशंस के अंदर में चाइना इनको वो सपोर्ट देने वाला है जो हमेशा चाइना इसको अक्सर देता रहा है, और अमेरिका तो डेफिनेटली नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका का जो वर्ल्ड व्यू का स्टैंस है, पॉलिटिकल स्टैंस है, उसमें एक खासा बदलाव आया है, पर्टिकुलरली ट्रम्प साहब के कुर्सी पकड़ने के बाद। उनको पता लग गया है कि इस किस्म की चीजें चलेगी नहीं और इसको ज्यादा वो पुश कर नहीं सकते हैं। अब जो डीजीएमओ लेवल की बातचीत है, डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ये एक्चुअली एक जमीनी लोग है। मिलिट्री ऑपरेशंस के जो बॉस होते हैं वो जमीनी लोग हैं। ये ग्राउंड के ऊपर में जो अभी साझा नहीं किया गया, हो सकता है अभी किया जाएगा या धीरे धीरे ये खबर सामने आएगी। हो सकता है कुछ एक इलाके हमने अपने कब्जे में भी कर लिए हों, जिसका डिक्लेरेशन ना करते हैं। ऐसी चीजें जो है थोड़ा बहुत इंकर्शंस हैं, उसके बाद प्रिजनर्स कुछ लिए होंगे, हमने लिए होंगे, इन सारी चीजों का आकलन करेंगे और दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस वाले जो बॉसेस हैं ये बैठ के उस लेवल पे इस चीजों का हिसाब किताब बराबर करेंगे, और उसके बाद स्टेज 2 ऑफ टॉक्स करेंगे। सीज फायर इसके बीच में चलता रहेगा, यही इसका प्रकरण है। इसके बीच में कोई भी आदमी अगर उल्लंघन करता है जी, तो उसके बाद इट कैन स्लाइड बैक, इट कैन अगेन स्लाइड बैक, वो कंडीशनल होगा। आगे आप बात बढ़ाएं इफ यू वांट। एक तरह से अभी पहला पड़ाव है, डीजीएमओ लेवल तक बातचीत हुई है, किसको कितना नुकसान हुआ है, किस स्तर पर हम समझौता करेंगे, हमने जो कब्जे कर लिए होंगे वो उनको देंगे नहीं देंगे, वो हम उनके सामने शर्त रखेंगे कि आपके पास जो मोस्ट वांटेड अपराधी हमारे हैं उन्हें आप हमें सौंप दीजिए। इस लेवल की आगे बात बढ़ेगी। और अभी क्या आपको लगता है कि भारत उस स्थिति में है कि अपनी शर्तें मनवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी दबा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर जितनी भी अभी तक इस प्रकार की घटना हुई हमेशा भारत का अपॉइंट रहा है, लेकिन चाहे वो ताशकंद समझौता हो, शिमला समझौता हो, तो हम युद्ध के मैदान में जीतते थे और टेबल पे हार जाते थे। तो मुझे लगता है इस सीज फायर को लेकर जो आम धारणा है लोगों में, आप अगर सोशल मीडिया का जमाना अभी, जैसे चौधरी जी ने कहा था उनके समय टेलीविजन उतना नहीं था, खबरें लेट आती थी, आपने हमने भी देखा, तो अब आप देखिए इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कल तक जो जनता मान रही थी कि अब तो करारा सबक सिखाना है, अब तो पीओ को भी ले सकते हैं, और अचानक से खबर आती है कि सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं एक्स पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम मिस्री एक लाइन की बात करते हैं और चले जाते हैं। अब सबके मन में सवाल ये है कि किन बातों को लेकर ये सीज फायर तय हुआ है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीजीएमओ ने फोन लगाया, डीजीएमओ ने बात की और युद्ध विराम कर दिया। इसके लेकर कई पॉलिटिकल लेवल पर, सैन्य स्तर पर चर्चा हुई होगी, आगे की रणनीति बनी होगी। ऐसा तो वो करता रहा है, हमेशा करता है। जैसे बॉर्डर पर उसने गोलीबारी की और जब वो फंसने लगता है, जवाबी हमला होता है, तो उसमें नुकसान ज्यादा वो करते रहते हैं, हम नहीं करते ना, क्योंकि कतर में ऐसा ही दबाव इंदिरा गांधी पर था, लेकिन हम रुके नहीं थे। 99 में ऐसा ही दबाव अटल बिहारी वाजपेयी पर था, लेकिन हम रुके नहीं थे। तो ये वो चीजें हैं, क्योंकि लोगों को मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन तब अपनी जमीन पे कब्जा था ना उसका। यदि अगर हम पीओको को माने तो भी तो हमारी संसद ने रेजोल्यूशन पास किया ना कि हमको उसको वापस लेना, तो ये भी तो हमारी संसद ने पास किया था, वो भी तो हमारी जमीन पर कब्जा है। लेकिन वो हम आगे की बात है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे लगता है कि क्योंकि अब 12 तारीख तक का इंतजार करना होगा, अब या तो ऑफिशियल सोर्सेज से कोई खबर आए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गया है, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनमें कोई ऐसी बात नहीं की। केवल ये बताया गया कि डीजीएमओ ने बात की है, उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाने की खबर की थी, हमने उसका जो जवाब दिया था उनको इतना नुकसान पहुंचाया है। 12 तारीख को दोपहर 12 बजे फिर बात होगी, और अगर इस बीच पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इस प्रकार का सीज फायर हमने पहले से ही पाकिस्तान के साथ था, लेकिन उसके बाद से वो 5000 बार उसको तोड़ चुका है और हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाता है। अभी भी आप देखिए
कि पाकिस्तान से जो खबरें आई वो यही है कि हमने उनके डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया है, उनकी एयर स्ट्रिप को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन नागरिक ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर से लेके आप जैसलमेर तक जो मिसाइलें ड्रोन हमले हुए हैं वो नागरिक ठिकानों पर ज़्यादा हुए हैं। हमारे यहाँ कैजुअलिटी भी नागरिकों की ज़्यादा हुई है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर हो सकता है एक आध दिन इंतजार करना चाहिए 12 तारीख तक। उसके बाद फिर जो नई चीज़ निकल आ रहेगी कि उसके अलावा आप क्या सफाई आती है, या तो फिर हो सकता है कि जैसे अभी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री खबर आ रही है कि वो शायद देश के नाम संबोधन दें, तो ऐसी कोई देश के नाम संबोधन या किसी समय प्रधानमंत्री का आ जाए कि देश के नाम संबोधन की मित्रों रात के 8 बजे, उसका हो सकता है हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी अब एक चीज का और संयम बरतना होगा ना, जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, हमने तो कोई बड़ा दावा नहीं किया। जो नुकसान पहुंचाया उसकी तस्वीरें खुद बॉर्डर पार से हमारे पास आई हैं और हमने कहा कि एयरबेस पे हमने हमला किया है, डिफेंस सिस्टम पे हमला किया है। लेकिन वो कह रहे थे मस्जिदों पे हमला किया है, वो कह रहे थे रहवासी क्षेत्रों में हमला किया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अफगानिस्तान पर भी हमने हमला कर दिया, जबकि वहाँ के विदेश मंत्री ने इसका खंडन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अब यदि प्रधानमंत्री चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे विदेश मंत्री हों, वहाँ के सेना के लोग हों, उनको भी संयम बरतने की जरूरत है। बड़े चढ़ के दावे ना करने की जगह यदि आप समझौता ही करना चाहते हो, सीज फायर ही करना चाहते हो, तो हकीकत भी तो आपको बताना होगी। क्या बताएंगे? ब्रजेश जी, जो अभी सीज फायर हो गया तो इसके बाद सब शांत हो जाएंगे, सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। और अभी तक वो जो दावे किए जा रहे थे वो युद्ध का ही एक हिस्सा है, वो भी लड़ाई का एक तरीका है। और गोएबल्स भगवान जो थे, युद्ध के देवता गोएबल्स बोलते हैं जिनको, हिटलर के रक्षा मंत्री, कुप्रचार के देवता, हिटलर के जो प्रचार मंत्री, तो उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया था। वो कहते थे एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पैसा दौर नहीं था ना, अब तो सोशल मीडिया पे तस्वीरें जाती, लोग बनाकर भेज देते हैं। फिर भी एआई का भी जमाना है ब्रजेश जी, वो सारी चीजें होती है। अब देखिए ना, इस 3 दिन में हमने यही देखा ना, पाकिस्तान की तरफ से जो कुप्रचार किया गया वो क्या है, वो यही है ना। उन्होंने तो 5 राफेल मार दिए, उनके प्रधानमंत्री ने तो संसद में खड़े होकर कहा कि 5 राफेल मार गिराए। रक्षा मंत्री को सोशल मीडिया बता रहा था कि 5 राफेल मार दिए। जब पूछा कि भाई आप सबूत क्या है आपके पास कि आपने राफेल गिराए, तो बोले सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, वो कुछ भी एक जो है काली भैंस को रख लेंगे, बोलेंगे राफेल गिर गया। तो इस तरीके की स्थिति है पाकिस्तान की। तो ये भी युद्ध का एक तरीका है, चूंकि आप कमजोर हैं, आपको अपने लोगों का मॉरल बूस्ट करना है, अपनी सेना को लड़ने के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि जो हिटलर के पैनिक ना हो देश में, वो भी ध्यान रखना। हिटलर के समय यही होता था कि उनकी सेना हार रही होती थी, वो कहे कि हमने इटली पर कब्जा कर लिया, पता चला कि वहां उनके आधे सैनिक मर चुके, लेकिन वो यही कहते थे हमने कब्जा कर लिया। तो बाकी सैनिक जो दूसरे मोर्चे पर हैं वो डटे रहते थे, भगते नहीं थे। तो वही स्थिति यहाँ पर भी पाकिस्तान की, जो कमजोर होता है वैसे जो है छद्म युद्ध लड़ता है, वो ऐसी चीजों को फैलाता है। हमने जो दिया, हमने जो क्लेम किया हमारे यहाँ, तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लेम किया गया, बाकायदा उसकी विजुअल्स दिखाएगा, उसकी फोटो दिखाएगा, क्योंकि हमने कोई फाल्स क्लेम नहीं किया, जो हम करने की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान से ज्यादा सक्षम है, हमने लड़ाई शुरू नहीं की, हमने पाकिस्तान पे अपनी तरफ से जो हमने किया वो तो जनाजे बता ही रहते हैं ना पाकिस्तान में जो निकले हैं, जनाजे निकले हैं। और पाकिस्तान के लोग खुद बता रहे हैं, वहां पर जो कुछ भी है वहां के लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ। हमारे यहाँ तो लोग जो है पहली बार कोई बता रहे थे सज्जन की, जो है भटिंडा में जब ये पाकिस्तानी ड्रोन निकले तो उनके जो है दादाजी छत पे कुर्सी डाल के बैठ गए, बोले देख रहे हैं आतिशबाजी। तो हमारे तो इस तरीके के मजे लिए लोगों ने, लेकिन उसको उस तरीके से वायरल नहीं किया, वैसी कोई पैनिक नहीं फैलाई जैसे पाकिस्तान ने फैलाई। तो इस तरीके की स्थितियां हैं, वो उनका जो झूठ बोलने का एक तरीका है वो किया। लेकिन अब जो आप पूछ रहे हैं क्या इसके बाद वो क्लेम सही बताएगा, तो सच्चाई पाकिस्तान कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उनके हमारे डीएनए में यही फर्क है। यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ब्रजेश जी ने पहले एक बात उठाई थी, वो था ये कि उनका जो इंटरनल सिचुएशन है। देखिए लड़ाई आपका इंटरनल पब्लिक, आप जनता जो आपके साथ होती है, पॉलिटिकल पावर आपके साथ होता है, उसके भरोसे, उस मनोबल के ऊपर में सैनिक लड़ता है जी। मैं खुद सैनिक रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ। मुझे इस बात का मैं हमेशा कहता था अपनी वाइफ को भी, वहां से जब चिट्ठी में कभी लिखता था उसमें लिखता था आई नो माई बैक इज सिक्योर। उसके हिसाब से पीछे सब कुछ तुम लोग संभाल के रखोगे तो हम बिना चिंता के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अमीर साहब, आपको लग रहा है इस जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है शनिवार से, मंगलवार से लेकर शनिवार तक सीज फायर का जो भी हम देखें, कि इसके बाद जनरल असीम मुनीर की पोजीशन मजबूत होगी या शहबाज शरीफ की? जी नहीं होगी। ये मैटर ऑफ फैक्ट, अब दिस कैन बी वन ऑफ द कंडीशंस जो डिस्कशन आने वाले हैं। इसमें हो सकता है ये कंडीशन डाला जाए कि असीम मुनीर, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि मुनीर साहब का इस्तीफा हो जाए बहुत जल्दी।
क्योंकि पाकिस्तान से जो खबर आई कि कल सुबह वो फजर की नमाज, जो पहली नमाज होती सुबह की, वो पढ़ने के बाद असीम मुनीर ने कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद इस ऑपरेशन का नाम रखा उन्होंने कि बुनियान अल मसरूम, शीशे की दीवार, और वो 24 घंटे भी नहीं चली। अच्छा अच्छा, मैंने ये फॉलो किया, पर ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि इसी अमेरिका सीज फायर तो करवा देगी, पर उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कंपैरेटिवली एक ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलर किस्म की गवर्नमेंट, जो कि मतलब पब्लिक के मैंडेट से आता हो, वो रीइंस्टेट हो जाए, तो फिर उस बात का भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप विल कीप स्लाइडिंग बैक। ये फिर से अपना उसी सॉफ्ट वाला वो मंकी वाला गेम नहीं, वो बंदर 2 फीट ऊपर जाता है और 3 फीट नीचे आता है, वो गणित हम लोगों ने सबने पढ़ा है, वो पुराना एक गणित का जोक था। तो इस किस्म की कहानी है इनकी। तो लेकिन एक और चीज है ना, अमेरिका जी सीज फायर में चौधरी जी, मैं उसी को जोड़ देता हूं, आगे की बात में भी तो और शामिल मैं इसी होगा, को जोड़ जो आप देता कह हूं, रहे हैं। इसी को आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि तुर्की और चीन ने हथियार दिए और या। पूरी दुनिया में ये दोस्त थे, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो क्रेडिट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी दो चीजें हैं इस पूरे चीज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उभर के आया है, जो कि सबटेक्स्ट है, चीन का नाम कहीं नहीं आया, पर बहुत समय साइलेंस भी अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। जी, चीन जैसा कद्दावर देश, आज चीन चाहे कुछ भी कह लीजिए, कद्दावर देश तो है, और वैसा देश डायरेक्ट इंटरवेंशन उसने कहीं नहीं किया, कहीं कोई बयानबाजी नहीं करी उसने। जो बेसिक सपोर्ट है वो क्या कहते हैं, IMF के लोन वगैरह की, हाँ वो तो बहुत सारे देशों ने किया, चीन ने भी किया। हथियार तो उसने पहले से, देखिए JF-17 जो है, JF का मतलब क्या है, फुल फॉर्म है ज्वाइंट फाइटर। सी ज्वाइंट फाइटर चाइना का जो डिस्कार्डेड डिजाइन है, क्योंकि चाइना अब JF नहीं तैयार करता, उसका ओरिजिनल डिजाइन है, फाइटर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंटली बना, और पाकिस्तान और चाइना ये बना के वो उसका बिजनेस मॉडल है, पाकिस्तान के थ्रू ये बहुत सारे दूसरे देशों को बेच रहा है, क्योंकि चाइना उस स्टेज के आगे दूसरी फाइटर्स अपने बना रहा है। तो चाइना उस इंटरेस्ट पे काम कर रहा था, बावजूद उसके आप देखिए चाइना ने कोई डायरेक्ट बयानबाजी नहीं करी। चाइना चाहता था तो पुराने जमाने में अगर आप हिसाब लगाएं कि 65 वगैरह में उसका रवैया कैसा रहा है, 71 में कैसा रहा है, उसके हिसाब से दे हैव शोन ए मच मोर मैच्योर, समझदारी के हिसाब से उन्होंने काम किया। हथियार तो दे रखा है तो ऑटोमेटिकली यूज तो साला करेगा, वो आगे वो भी करेगा, क्योंकि उसके हाथ में सामान है। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह तो एक राजनीतिक बदलाव जो देख रहे हैं हम, जो परिस्थितियां बदली हैं, जो हालात हैं, वो भी तो हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो उस जो हमारी राजनीतिक परिस्थिति बलिष्ठ हुई है पहले की तुलना में, देखिए ग्लोबल साउथ के लीडर के हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से कई लोग जो जाने जाते हैं, उसमें काफी अगवा, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंडिया का है एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ ग्लोबल साउथ, एंड चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ बाय द वे। सो दे डोंट वांट टू क्रिएट ऐसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते हैं जिससे उनके अपने फ्यूचर लीडरशिप के ऊपर में या कंट्रीब्यूशन टू द लीडरशिप में क्वेश्चन आ जाए। इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है, उसके अपने कंपल्शन है, उसी लिए किया है, वरना तो उसके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले जो है, जो आप जानते हैं, और कितनी इनसिक्योरिटी चाइना को खुद अपने लोग भेज के अपनी लोगों की सिक्योरिटी करवानी पड़ी है। लोग मारे गए हैं, उसके इंजीनियर्स मारे गए, उसे पाकिस्तान कोई किसी की सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान की औकात चाइना से बेहतर कोई नहीं जानता है, हम भी नहीं जानते। सो दे नो इस आदमी को एक रीजन के कारण, इंटरनेशनल एक फोरम, एक इशू के कारण वो सपोर्ट करता दिखता है। इन रियल टर्म्स दे नो दैट दे आर क्वाइट यूजलेस। तो उसको भी पता है ना कि कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन मनोज जी, एक पॉलिटिकल माइलेज भी तो मिलेगा, जिस तरह से जो ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं चौधरी जी, तो फिर मोदी जी को वो फायदा मिलेगा कि देखिए उन्होंने अपनी बात भी आतंकवादियों को भी ठिकाने लगा दिया और किसी एक देश को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, संयम का व्यवहार भी किया, तो इससे फायदा तो होगा। देखिए लेकिन जो बीजेपी अभी तक जो मोदी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ,
तो मुझे लगता है उस पर तो वो अडिग रहने की बात करेंगे, लेकिन उसके आगे जो उम्मीदें की जा रही थी, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, तब भी ये मांग उठी थी, तो ये कहा गया था कि अगली बार देखेंगे। लेकिन आज की कंडीशन में जब ये मौका था, लेकिन जब देश के मामले होते जनभावनाओं से नहीं चलते ना, नहीं, पूरी रणनीति होती है, रणनीति होती है, लेकिन जो अपर हैंड हमारा है उसको लेके हम नहीं, ये सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। देखिए कांग्रेस की ओर से मांगा गई, मनोज जी हम देखते हैं कि एक रेपिस्ट है जो सोशल मीडिया पे लोग चाहते हैं कि उसको सरेआम गोली मार दी जाए। पूरी कांग्रेस और विपक्ष एकजुट था, लेकिन अभी जैसे सीज फायर की बात हुई, जयराम रमेश ने कहा है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंटेशन बुलाइए, संसद का संयुक्त सत्र बताइए और ये बताइए कि आपको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। तो निश्चित तौर पर ऐसी मांगे उठेंगी। अब जो भी उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है थोड़े आने वाला जो वक्त है उसके बाद पता लगेगा। तो फिलहाल तो हमको 12 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए कि 12 तारीख के 12 बजे तक क्या होता है। उसके पहले पाकिस्तान को हिमाकत कर देता है, या 12 तारीख की 12 बजे के बाद हमको उसकी 12 बजाना पड़ती है फिर से, ये भी तो देखना होगा हमको। तो पटेरिया जी सिर्फ 12 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए, या जो एकदम विपक्ष का रवैया एकदम मैंने देखा है कि संसद का विशेष सत्र बुला लीजिए, आप देखिए सीज फायर हुआ है, अभी ये नहीं हुआ कि सिंधु जल की टीटी है या डिप्लोमेटिक चैनल शुरू हो गए हैं, या हमारे जो हमने जो सारी संधियां खत्म कर दी, टेबल के बाद दूसरी टेबल, तीसरी टेबल में इस तरह की बातें बाद में आएंगी। डीजीएमओ लेवल पर नहीं आएंगी ना ये बात। यदि हम इतना आगे बढ़ने के बाद यदि एक जगह पर रुक गए हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको रुकना ही है, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब भारत जो है वो दोबारा कल रात वाली स्थिति पर नहीं जा पाएगा जब तक सामने वाला ना चाहे, जब तक सामने वाला ना उकसाए, और सामने वाला वो उकसाएगा नहीं आपको। उसका जो मकसद उसकी था तो वो स्थिति बची नहीं है। हाँ, उसका जो कुछ भी मकसद था वो पूरा हो गया, और वो उसकी तो आदत है, वो फिर 2-3 साल बाद फिर थोड़ी क्षमता अर्जित करेगा, फिर आतंकवादी भेजेगा, फिर आपके घर पे कोई ना कोई हरकत कराएगा वो, क्योंकि वो जो आतंकवादी मरे हैं तो फिर उनके बदले के लिए वो कहेगा कि कोई और संगठन के आतंकवादी। और उनका 30,000 मदरसे हैं, एक मदरसे से एक आतंकी आप जोड़ लो साल का, तो 30,000 तो इसलिए वो जो मतलब जिनका रक्षा मंत्री संसद में कह रहा हो कि मदरसे के बच्चों को हम लड़ाएंगे सेना में भारत के खिलाफ, तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके के सैनिक तैयार कर रहे हैं। रहेगी हमारी, कह रहे हैं। तो इस तरीके के वो यदि उनका सोच है तो वो तो पूरा देश ही आतंकवाद को पालता पोसता वो करता रहता है, हरकत वो करता रहेगा। ये बिल्कुल जो, लेकिन जो हमारी सोच थी, देश की भावना थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति, और ये आखिरी कील साबित होगी उसके ताबूत में। आज के बाद वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देगा, वहां तक तो पहुंचे नहीं। देखिए ब्रजेश जी, जीरो टॉलरेंस बोलने की नीति है, आपको जब करने की बारी आई तो आप पीछे हट गए। 22 तारीख को घटना हुई पहलगाम में, जब जनता से दबाव बना तो आपने क्या लेकर आए, उसके बाद आप लेकर आए जातिगत जनगणना का मुद्दा, आपने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनता फिर भी डाइवर्ट नहीं हुई। तब जाके सरकार को ये कदम लेना पड़ा, सरकार का एक्शन लेना है। लेकिन तो ऐसे कदम में टाइम तो लगता है ना। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने 90,000 सैनिकों का सरेंडर कराया, अपनी शर्तों पर झुकाया। आज आपको सीज फायर के पहले आपको टेबल पर बैठाकर, अमेरिका यदि मध्यस्थता कर रहा था उसको बैठा के टेबल पे अपनी शर्तों पर, कि उनसे लिखित में लेना था कि आज के बाद भारत में एक भी आतंकवादी आया तो उसके लिए क्या क्या सजा मुकर्रर होगी, क्या किया जाएगा, सारी चीजें आपको आज तय कर लेंगी। अब हम अमेरिका क्यों होता कि हम खुद ही तय कर रहे हैं ना उनको बिठाकर कि हमको दाऊद चाहिए, हमको मसूद अजहर चाहिए, यदि हमको पीओके चाहिए संसद में। तो अबीर जी अभी भी मौका है ना, ये तो टेबल पे बात होगी। नहीं ब्रजेश जी, आपके बाद शर्तें तय होंगी। ब्रजेश जी अब चूक गए आप, 2 दिन 2 दिन बहुत समय होता है, 48 घंटे। एक छोटा करेक्शन देना चाहूंगा पटोरिया साहब। जी वो ये है कि जो हमारा प्रोएक्टिविटी है, जो एक्शन है, बात हो रही थी कि किसी भी एक्शन को देखिए एक समय लगता है पूरी तैयारी के साथ में। इस दफा हम ऐसी तैयारी से उतरे थे, आप एक अंग्रेजी में कहावत है, नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं, मतलब अचानक आदमी उठ के हबड़ तबड़ में चल रहे थे, वो वाले करने से उसका अंजाम शॉर्ट लिव्ड होता है। इस टाइम जो हुआ उसके लिए एक समय लिया गया, जिसमें एक टाइम लिया गया जो तैयारी की थी। हम 71 की बात कर रहे हैं, आपको याद हो कि मार्च के महीने में इंदिरा गांधी जी ने बोला था मानेकशॉ साहब को कि हम लोग चले वॉर को। सैम मानेकशॉ ने बोला था, मैडम मुझे इतने महीने का टाइम चाहिए। ये तो सर्वविदित है, इतिहास में लिखा हुआ है। उन्होंने एक टाइम पीरियड मांगा, उसके बाद गया और सब कुछ विभाग करके आए। और अभी पीएम ने एक तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया था कि आप ही तय कर लीजिए समय कब होगा, जगह कौन सी होगी, ये चुन ली। तो टाइम लगता है, बहरहाल समय इजाजत नहीं देते, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी आपका। तो अब 12 तारीख का इंतजार करना होगा। बैठकों का दौर शुरू हो गया, सीज फायर है। यदि पाकिस्तान कोई हिमाकत नहीं करता है तो भारत तो पहले भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि अब उसने हिमाकत की
तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी सरकार कह चुकी है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर अभी विराम है कुछ, लेकिन फिर जारी हो सकता है यदि पाकिस्तान ने कुछ हिमाकत की तो। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।